हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थाला एजुकेटर में। और मैं आपका आकाश सर एक बार फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो पार्ट 4 होने जा रहा है। और मैं पिछले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यू के बारे में कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व होता है। और आज हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विथ रीजनिंग। इसमें ट्रू फॉल्स आपको चूज़ करना है। अभी इस वीडियो में आपको 6 तक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये आपको हर 10th क्लास में तो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और ये आपको करके ही जाना चाहिए सीबीएसई में। ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको देखना है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin 80 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री इज़ नेगेटिव। क्या sin 80 डिग्री और cos 80 डिग्री जब दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या वो नेगेटिव होगा, ये आपको पता करना है। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट है? तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप एक नंबर लाइन लेकर के अगर यहाँ पे आप 0 ले लेते हो, अगर 0 से इस तरफ जाओगे तो ये होगा पॉजिटिव और 0 से इधर आओगे तो होगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। दैट मीन्स अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो होगा पॉजिटिव और वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गया तो होगा नेगेटिव। अब यहाँ पर सोचते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये देखते हैं। जैसे sin 80 डिग्री, अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है कि साइन का वैल्यू बढ़ता है घटता है तो डोंट वरी, आप इसको इस टाइप से आप सॉल्व भी कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे देखो, साइन अगर 0 डिग्री का मैं बात करूं, साइन 0 डिग्री का मैं जब बात करूं तो 0 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। फिर उसके बाद 45 वैल्यू का 1/√2 होता है। 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और इसका वैल्यू होता है 1 होता है। तो आपको लग नहीं रहा है कि सर 0 से 1 हुआ, दैट मीन्स वैल्यू बढ़ रहा होगा। तो साइन का जो वैल्यू है वो जो अगर हम एंगल लेते हैं 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे बढ़ाते हैं एंगल, तो वैल्यू भी इंक्रीज़ करता है। और जस्ट उसका अपोजिट होता है, क्योंकि कॉस में वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 और 90 का वैल्यू 0, मतलब 1 से 0 हुआ यानी कम होता है। यानी आपको समझ में आया कि सर sin 80 का वैल्यू बढ़ता है और cos का वैल्यू घटता है। दैट मीन्स अगर 80 तक आएंगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ा हुआ मिलेगा और cos 80 तक आएंगे तो ये वैल्यू बहुत घटा हुआ आएगा। अच्छा चलो, अगर ये भी प्रॉब्लम तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं sin 0 और cos 0 का कंपेरिजन करूँ तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे होगा ये 0, ये होगा 1 यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे और बढ़ते ऐसे भी हमको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैल्यू ज़्यादा होगा और ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ये वैल्यू ज़्यादा होगा और ये वैल्यू कम होगा। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि जो sin 80 डिग्री का जो वैल्यू है वो sin 80 डिग्री का वैल्यू थीटा ये इंक्रीज़ करेगा और जो cos थीटा का वैल्यू है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो इंक्रीज़ बड़ा में से छोटा अगर घटाएंगे तो क्या नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा? अगर यहाँ पे यहाँ sin 80 डिग्री है, यहाँ cos 80 डिग्री है, ये वैल्यू अगर देखा जाए तो कायदे से ये वैल्यू है sin 0 डिग्री का वैल्यू छोटा, मतलब यहाँ पे इसको कंपैरिजन करें तो ये वैल्यू आके निकल जा रहा है ये 0, ये 1। अगर आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो हमको ये समझना है कि सर बहुत आगे चले जाए, आगे बढ़ते जाए तो ये वैल्यू बढ़ते जा रही है, घटते जा रहा है। दैट मीन अब डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा होगा पॉजिटिव। ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। ये घट के हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू ही देगा। मतलब ये मान के आपको तो ये समझ में आ रहा होगा साइन का वैल्यू 1 है, मतलब बड़ा वैल्यू। तो ऐसा लिखो, बड़ा वैल्यू और यही एक छोटा सा वैल्यू, छोटा वैल्यू मतलब कोई बड़ा नंबर 4, छोटा नंबर 2, तो कट के अल्टीमेटली ये तो आएगा ही 2। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। तो ये एक आया पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे लिखा था इज़ अ नेगेटिव नंबर, गलत बात। ये क्या होगा, फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स। ये क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा, ये हो गया फॉल्स। अब उसके बाद आगे देखते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। तो मैं आगे काम करता हूँ, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आपको लाना है।
क्या ये सही है क्या गलत है? चलिए लेट्स ट्राई। इसको मैं रब करता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करते हैं, मेरे पास यह है √1 cos स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्लीन करो। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हमको फार्मूला जानना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बाद अगर हम चाहे साइन का वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू कम्प्लीटली आपको याद होना चाहिए कि जो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब उसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखता हूँ मेरे पास है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इसको इतना लेना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, वो जो फार्मूला यहाँ पे, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करता हूँ, क्या मैं यहाँ बगल में सेक स्क्वायर थीटा है, अच्छा भाई ये इसको ऐसे साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा जो सेक है क्या उसको मैं 1/cos लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा। और साइन अपॉन कॉस आपको पता है कि होता है सर tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और जब रूट है तो यहाँ बचेगा tan थीटा। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो किसके बराबर आता है, tan थीटा के बराबर। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब आते हैं थर्ड के बारे में। अब जब थर्ड के लिए आएंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि इफ़ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास है cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, cos a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, इसको मैं उधर लेके चला जाऊँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे ना लिख करके इसको ही उधर लेके चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ऐसे भी सही था, वो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप उतना पेचीदा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर a। अब दोनों साइड में अगर स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पे हो जाएगा साइन का पावर 4a। कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला है, यहाँ से क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ से लिखोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन का पावर 4a। अगर आप इसको इधर लेके आओगे, नहीं इधर नहीं, आप इसको यहाँ वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, 1 इधर चाहिए ना, तो क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? नहीं बिल्कुल सही, ठीक है। कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन का पावर 4a माइनस है तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर a। ये इतना आ जा रहा है, हाँ जी, साइन स्क्वायर a प्लस साइन का पावर 4 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या आया है ना, साइन का पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ये भी स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। अब मेरे को चलना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो बाकी को मैं रब करता हूँ क्योंकि ये तो हर समय आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आपको इसको ध्यान दे देना। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, मैं आगे इसको रब कर देता हूँ। अब आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो आएगा ना 5-6 क्वेश्चन, वो थोड़ा सा सोचने का आपको ढंग बदल देगा, वो आप अलग कुछ सोचिएगा, कुछ डिफरेंट आप सोचने लगोगे आप। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 के लिए, क्वेश्चन 4 के लिए पहले। क्वेश्चन 4 में क्या है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 में कि जो tan थीटा प्लस 2 और यहाँ पे है 2 tan थीटा प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई के, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे करूँगा, फिर इसको इससे करूँगा, इसको इससे करूँगा, वही काम मैं करता हूँ यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा से 2 tan थीटा मल्टीप्लाई करूँगा, क्या होगा, tan 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan से 1 में तो होगा tan थीटा प्लस 2 से 2 में यहाँ होगा 4 tan
थीटा प्लस 2 1 ज़ा 2। हाँ तो सही है, ठीक। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, मेरे को एक और फार्मूला पता है, जैसे आपको पता सेक्टेंड करके मैंने याद करवाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा जी, यहाँ किसका है, हमको tan का वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ से tan निकालूँ, tan स्क्वायर थीटा निकालूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से निकालूँगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, वेरी गुड। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ जो tan स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे इस वैल्यू पुट करूँगा मैं। तो क्या होगा, पुट करेंगे तो हम, तो ये मैं जब पुट करूँगा तो होगा 2 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस 2। आपको ध्यान देना कि इतना लाना है आपको, सर देख लीजिएगा। तो अगर इसको जब सॉल्व करूँ तो होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस tan थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस 2। अच्छा भाई, बोले कि सर बाकी सब वो क्यों चाहिए, और भाई सब यहाँ तो देखो tan भी चाहिए और सेक स्क्वायर में चाहिए, सेक स्क्वायर में आ गया, बाकी tan में किसी में स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 और प्लस 2, ये कुर्बान हो गए भाई साहब, बचा क्या, प्लस tan थीटा प्लस 4 tan थीटा। अब उसके बाद मेरे पास इतना बच्चा, जब इसको सम करूंगा मैं तो होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, जब ऐड कर दूंगा तो होगा 5 tan थीटा। अब आपको देखना है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इतना आया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, क्या इसके इक्वल है 2 से, ओ माय गॉड ये गलत हो गया, यहाँ पे ये पूरा सरासर गलत हो गया, नहीं मैच किया, ये मैच ही नहीं करा, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये हो गया स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, सही तो है, सही है, ठीक है, चलो ओके, ये रहा स्टेटमेंट मेरा फॉल्स। अब हमको चलना है 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, स्टेटमेंट 5 की ओर। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन 5 कैसे बनेगा, तब तक मैं इसको रब कर लेता हूँ और आप लोग तब तक इसको कॉपी कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5 क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ शैडो, किसी शैडो का जो लेंथ है ऑफ अ टावर इज़ इंक्रीज, मतलब जो शैडो का लेंथ है वो इंक्रीज करता है, देन द एंगल एलिवेशन उसका सन का ऑल्सो इंक्रीज करेगा क्या। अगर किसी का, अगर टावर का जो उसका शैडो है अगर वो इंक्रीज करता है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज इंक्रीज, वो क्या करता है, शैडो जो है वो इंक्रीज करता है, तो क्या सन का जो एलिवेशन एंगल होगा, सन का जो एलिवेशन एंगल होगा क्या वो भी इंक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी ये क्वेश्चन हुआ फिर से कि यदि कोई शैडो है और तो अगर शैडो इंक्रीज करता है तो इसमें ये कहा गया है कि जब शैडो इंक्रीज करेगा तो सन का जो एलिवेशन एंगल है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी को मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसे बना लेता हूँ, एक ऐसे, ये मान लेते हैं यहाँ पे सन है, यहाँ से सन है तो इसका एलिवेशन एंगल मान लेते हैं थीटा है। इसको सोचने का 2-3 तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ ना, मैं एक ले लेता हूँ 60 डिग्री। तो आपको पता है कि सर tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/1। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया √3, ये हो गया 1। अब ये फर्स्ट केस ये मान के चलो कि मैंने 60 डिग्री ले लिया, चलो 60 डिग्री ले लिया, मेरे को ये देखना है ना, ये शैडो, यही तो शैडो बनेगा। अब इस शैडो को मेरे को इंक्रीज़ करना है। अच्छा, इंक्रीज़ कैसे होगा, एक काम करता हूँ मैं ना, आगे पीछे ले लेता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ कि अच्छा शैडो इंक्रीज़ करना है, क्या ये वैल्यू मेरे को फिक्स रखना पड़ेगा, हाँ फिक्स रखना पड़ेगा, ये वैल्यू मेरे को फिक्स रखना पड़ेगा √3। तो एक काम करते हैं, वैल्यू आप घटा लो, जैसे घटा लो दैट मीन्स कि ये काम करो ना, ये आप ले लो √3 और ये ले लो आप 45 डिग्री। तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो tan थीटा है उसका वैल्यू आ जाएगा tan 45 है, तो इसका वैल्यू आएगा 1/1, जो कि पॉसिबल तो लग नहीं रहा है क्योंकि 1 की जगह यहाँ पे कितना दे रखा है, √3, यहाँ √3 दे रखा है।
तो अगर सपोज कि √3/√3 भी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि इसका वैल्यू √3 तो इसका वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। और कायदे से देखा जाए तो √3 का वैल्यू होगा 1.732, लेकिन ये 1 से तो बड़ा हो गया, इससे तो बड़ा वैल्यू हो गया, इससे तो बड़ा वैल्यू हो गया, वैल्यू बड़ा हुआ, यानी कि शैडो बड़ा हो गया। यानी कि जो सन का एलिवेशन एंगल था, मैंने जब सन का एलिवेशन एंगल मैंने सन का एलिवेशन एंगल मैंने जब घटाया तो शैडो वो जो टावर था वो टावर का सेम साइज है, यहाँ भी टावर √3, यहाँ भी टावर √3, लेकिन जैसे ही मैंने सन का एलिवेशन एंगल घटाया 45 डिग्री करा तो जो शैडो बन रहा था, उस टावर का जो शैडो बन रहा था वो 1 से कितना हो गया, 1 से हो गया 1.732, यानी कि ये शैडो बढ़ गया, शैडो इंक्रीज़ कर गया। यानी कि शैडो जब इंक्रीज़ होता है, मतलब शैडो जब इंक्रीज़ होता है तो सन का एलिवेशन एंगल घटता है कि बढ़ता है, घटता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज़ करता है, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक, अगर आप इसको और देखना चाहते हैं कि और कैसे होगा, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरे को ट्रू फॉल्स ही करना है, ज़्यादा करना नहीं है, ऐसे भी आराम से सोच सकते हो। अगर आप 30 डिग्री लेके चलते, आप 30 डिग्री लेके चलते, इसको तो √3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि टावर है, फिक्स जगह टावर है, इसको 30 डिग्री ले लो। तो अगर मैं tan 30 अगर लगाता है यहाँ पे, तो tan 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर √3, बेस का पता नहीं क्योंकि इसी का तो हमको निकालना था। tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3, तो ये हो जाएगा √3, और x वैल्यू जब मैं करूँगा इसको तो आ जाएगा √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा 3, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। मतलब ये भी तो अब यहाँ से स्पष्ट कंप्लीट हो जाता है मेरा। अब यहाँ से मैं पूरे तरह से मैं कंप्लीट कह सकता हूँ कि सर जो यहाँ पे टावर, जो यहाँ बात बोला हुआ था कि द लेंथ ऑफ शैडो, जो लेंथ का शैडोज का जो लेंथ था, शैडो लेंथ 1 था तो 60 डिग्री, 1.7 हुआ तो 45 डिग्री, 3 हुआ तो 30 डिग्री। इसका मतलब कि जितना हम शैडो बढ़ाते जा रहे हैं उतना जो सन का एलिवेशन एंगल कम होते जा रहा है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ था, एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीज, तो इंक्रीज नहीं भाई साहब, डिक्रीज। ये कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको खुद से आप समझ सकते हैं। तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाने से पहले हमको अच्छे से समझना होगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ध्यान सुनिए। इफ़ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेट फ्रॉम 3 मीटर एबव सरफेस ऑफ लेक, अब लेक के सरफेस से वो खड़ा, एक आदमी खड़ा हुआ है किसी एक प्लेट के सहारे 3 मीटर ऊपर लेक के सरफेस से, तो ऑब्ज़र्व करता है कि जो क्लाउड है, बादल है, इसका जो रिफ्लेक्शन है इन लेक में, इसका रिफ्लेक्शन क्या है, इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, तब उसमें देखता है उसका जो एलिवेशन एंगल है क्लाउड से, तो क्या वो इक्वल है, मतलब वो इक्वल है एंगल ऑफ डिप्रेशन का ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, क्या उसके रिफ्लेक्शन का जो डिप्रेशन है उसके एंगल के इक्वल है, ये बोला हुआ ऐसा है। तो आपको यही चीज़ को अपने खुद से प्रूव करना, बताना है कि क्या सही बात बोला हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एक काम कर लेता हूं, एक मान लेते हैं कोई तालाब है, ये कोई तालाब है, ठीक, ये सपोज मान लेते हैं h हाइट का है और एक बंदा है वो 3 मीटर हाइट का है और यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, यह खड़ा हुआ है, और फिर बोल रहा है कि यहाँ से वो आदमी एक बादल है इसके सर के ऊपर, और यहाँ से बादल का जो एलिवेशन एंगल है वो सपोज मान लीजिए θ1 है। तो फिर बोल रहा है कि जो इसका θ1 है, तो ये है क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व क्लाउड एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन। भाई साहब ये तो यहीं से देखेगा ना, सपोज ये आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा, बात तो बराबर है। अब यहाँ से ये देखता है क्लाउड यहाँ पे है, इसका एलिवेशन एंगल चलेगा, यहाँ तो आप लोग दिख रहा होगा, हाँ क्लाउड है, ठीक। अब यहाँ पे क्लाउड को जब देखता है तो θ1 है, और यहाँ पे एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, जैसे आप किसी सरफेस पे पानी पर खड़े हैं
तो आप पानी में नीचे देखोगे तो जितना नीचे देखोगे जस्ट उल्टा साइड, मतलब उल्टा दिखेगा आपको, हर चीज़ उल्टा दिखेगा और सेम हाइट का दिखेगा। क्योंकि आप अपने को अगर मिरर में भी अपने आप को देखते हो तो जितना लेंथ के आप होते हो सेम अंदर मिरर के इनसाइड में भी उसी लेंथ का 1% दिखता है, सेम वो होते हैं आप। तो सेम अगर पानी यहाँ है, क्लाउड यहाँ दिख रहा है, तो क्या इतना ही लेंथ का ये भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो अगर ये h हाइट पे बना था तो ये भी कितना हाइट पे बनेगा? h हाइट पे बनेगा। तो अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ और इसका, हाँ क्या बोला था, रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन एंगल, यानी इसका एंगल देखिए ये इसको मैं मान लेता हूँ θ2। इसके हिसाब से बोला हुआ है कि द क्लाउड ऑफ इक्वल, देखो ना इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन का जो डिप्रेशन है वो इक्वल होना चाहिए किसके? क्लाउड के एलिवेशन एंगल से। मतलब ये दोनों θ1 जो है, जो θ1 है उसको किसके इक्वल लिखना है? θ2 के बराबर ये बोल रहा है। क्या ये बात सही है? चलिए ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं, ये और कैसे सॉल्व होगा, तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं कि अगर आप इसमें θ1 का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ तो tan ही लगेगा। tan θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? h अपॉन ये पूरा आ जाएगा। तो आप इसको क्या मान लोगे? इसको सपोज मान लो कि एक कुछ नाम दे दो, x दे दो, इसको आप x नाम दे दो, x, इसको x दे दीजिए। तो θ1 का वैल्यू आ गया h अपॉन x। अगर यहाँ पे अगर का केवल आप हमको यही tan θ इक्वल टू आ गया h अपॉन x। अगर मैं और सॉल्व करूँ, क्योंकि हाइट दोनों का तो सेम है, यहाँ से आप हाइट निकालो, तो हाइट निकालो तो क्या हो जाएगा? x इंटू tan θ1 इज इक्वल टू h। ये पहला हाइट आ गया इसके हिसाब से, मतलब θ1 के हिसाब से ये हाइट आया। चलिए θ2 के हिसाब से चलता हूँ। अगर θ2 के हिसाब चलूँगा, tan θ2 इज इक्वल टू इसके हिसाब से अगर मैं चलूँगा तो क्या होगा? ये नहीं होगा, परपेंडिकुलर ये आ जाएगा और बेस ये आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये पूरा ना परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर कितना? h जोड़ 3, h प्लस 3, क्योंकि ये हाइट h है, यहाँ हाइट 3 है, तो यहाँ हो जाएगा h प्लस 3। और इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था वो कितना है? x है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस हाइट को अगर मैं निकालने की कोशिश करूँगा, कितना हो जाएगा? x tan θ2 इज इक्वल टू h प्लस 3। अगर यहाँ से इसको उधर लेके जाऊँगा, क्योंकि केवल मैं h निकालूंगा, तो उधर अगर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? x tan θ2 माइनस 3 इज इक्वल टू h, यानी हाइट यहाँ पे ये आ गया, ये कंडीशन। मतलब आप देखोगे वहाँ से ध्यान से, तो अगर मैं h को कंपैरिजन कर केवल करूँ तो यहाँ हो जाएगा h, अगर मैं कंपैरिजन कर दूँ h को तो होगा tan θ1 इक्वल टू, क्योंकि हाइट तो सेम है, तो यहाँ हो जाएगा x tan θ2 x tan θ2 माइनस 3 ये आ गया। क्या आपको किसी भी सूरत में आपको इक्वल दिख रहा है? अगर सपोज़ कि अगर आप दोनों, क्या बोला था? दोनों इक्वल एंगल है ना, बोला था दोनों इक्वल एंगल, ये इसमें बोला हुआ है। तो चलो ज़बरदस्ती इक्वल एंगल मैं कर देता हूँ। चलो वैल्यू मैं 1 पुट कर दिया, दैट मीन्स 45 डिग्री। θ1 कितना ले लिया? 45 डिग्री। तो θ2 को भी कितना लेना पड़ेगा? 45 डिग्री। चलो अब जब 45 में ले लिया, तो अगर 45, अगर इतना ना भी करना चाहते हो तो वहीं से आ जाएगा, पहले इसको कर लेते तब मैं वहाँ चलूँगा। तो tan 45 का कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू x tan 45 डिग्री माइनस 3, और tan 45 को 1 होगा। यहाँ x का वैल्यू हमको पता नहीं कितना लेंथ है, उसको छोड़ ही दो, इसका वैल्यू 1 माइनस 3। तो क्या किसी भी सूरत पे x माइनस 3 क्या इक्वल ये आएगा? बिल्कुल नहीं इक्वल आएगा। तो ऐसे भी ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब इसी को मैं अगर वहाँ पुट कर देता हूँ, चलो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ tan 45 डिग्री 1 पुट करूँ, तो यहाँ से अगर 45 डिग्री पुट कर दूँ यहाँ पे, तो h कितना आ जाएगा? h आएगा x आ जाएगा, h का वैल्यू x के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूँ h x के बराबर, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, इसका वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ तो ये कितना आ जाएगा? तो क्या इसको मैं पुट कर सकता हूँ? x को h लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x tan 45 डिग्री माइनस 3 इज इक्वल टू h। तो x tan इसका वैल्यू माइनस h, x का वैल्यू कितना? h के बराबर है, तो h माइनस 3 इज इक्वल टू h। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो अगर h का वैल्यू, अगर यहाँ पे x ही रहने देते हो, अगर x आएगा, क्योंकि ये वैल्यू रखने पे लगता है अनसेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे।
तो अगर यहाँ का वैल्यू कल कंपैरिजन करूँगा मैं, अगर x का केवल कंपैरिजन में कर रहा हूँ तो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों अनइक्वल है, इक्वल हो ही नहीं पा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ये तो एक सिर्फ 45 रखने पे कुछ अजीब सा हो जा रहा है। अगर यहाँ 45 अप्रॉक्स 1 आएगा यानी कि इसका वैल्यू इसके बराबर आ गया, इसका वैल्यू इसके बराबर, ये 45 है तब। तो अगर ये h+3 है तो ये भी कितना होना चाहिए h+3, जो कि इसके इक्वल नहीं होगा तो मैं 45 से मैं काम मेरा चलेगा नहीं। 60 आप रख करके देख लो, या कोई वैल्यू पुट करोगे तो दोनों किसी कीमत पे इक्वल नहीं आया। जैसे कि यहाँ इक्वल नहीं आया, ये रखने में इक्वल नहीं आया, तो ये इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट ये आप कॉपी कर लीजिए, आप समझ, क्योंकि आपको यही ट्रू और फॉल्स करना, आप समझो इस टाइप से हुआ कैसे है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब मैं इसको रब करूँगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब एक काम मैं करता हूँ कि यहाँ मैंने जो करा ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अब इसका मैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में मैं ये करने वाला हूँ कि अब उसके बाद पार्ट 5 में मैं करूँगा इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा ट्रू फॉल्स वाला, मैं वो करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार से, किस तरीके से ये आ रहा है, आपको नया अप्रोच कैसे करना है, ये मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम तक मैंने बीड़ा उठाया है और ये मैं कंप्लीट करूँगा। ये जब तक एनसीईआरटी एग्जाम पर कंप्लीट नहीं होता है मैं आपके साथ रहूँगा, और इसके बाद 10th का 9th का मैं दोनों का एनसीईआरटी एग्जाम पर मैं आपको लेके चलूँगा, और आप इसको समझते रहिए, देखते रहिए। और तब तक के लिए नमस्कार। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में, ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पलर क्वेश्चन लेकर के। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।